हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैक्स स्टडी। आज हम एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब हमारा जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम 5 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होगा यहाँ पे साइकिल विद ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन, यानी कि जो हमारा जो एक साइकिल होता है वेपर कंप्रेशन साइकिल, उस दौरान कंप्रेशन प्रोसेस के बाद में जो फाइनली हमारा रेफ्रिजरेंट की जो स्टेट होगी वो ड्राई होगी, ड्राई। और जो सेकंड वन होगा हमारा साइकिल विद वेट वेपर आफ्टर कंप्रेशन, यानी कि कंप्रेशन प्रोसेस के बाद जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा वो हमारा वेट कंडीशन में होगा, यानी कि उसमें कुछ लिक्विड ड्रॉपलेट्स पाई जाएगी। थर्ड वन साइकिल विद सुपर हीटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन। अब इसमें आप जैसे कि आप पहले से ही जानते होंगे, सुपर हीटेड स्टेट यानी कि अबव द ड्राई स्टेट, यानी कि इसमें एक भी लिक्विड कंटेंट या फिर नमी का एक भी कण नहीं रहेगा, बिल्कुल एकदम ड्राई रहेगी। और ये जो फाइनली स्टेट होगी हमारी कंप्रेशन के बाद होगी। नंबर 4 साइकिल विद सुपर हीटेड वेपर बिफोर कंप्रेशन, यानी कि सुपर हीटेड वेपर बिफोर कंप्रेशन, कंप्रेशन से पहले हमारे जो रेफ्रिजरेंट की स्टेट होगी वो सुपर हीटेड होगी। और जो लास्ट वन होगा हमारा साइकिल विद अंडर कूलिंग और सब कूलिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट। अंडर कूलिंग और सब कूलिंग हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारा होगा सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब इसमें जो फर्स्ट टाइप, जैसा कि मैंने बताया कि ड्राई सुपर हीटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन। आफ्टर कंप्रेशन, कंप्रेशन प्रोसेस यहाँ से यहाँ, आफ्टर कंप्रेशन ये स्टेट होगा। अब जैसे कि आप सैचुरेशन कर्व ऐसे होता है, उस पे इधर होगा हमारा वेट रीजन, इधर सुपर हीटेड रीजन, इधर हमारा यहाँ पे जो फाइनली यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये वाला, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट। इधर हमारा जैसे बताया है मैंने सुपर हीटेड रीजन, इधर सब कूल रीजन, और जो इस लाइन पे होगा यहाँ पे वो होगा हमारा वेट रीजन और लिक्विड रीजन। इधर ये हमारा होगा ये ड्राई रीजन। और यहाँ पे प्रोसेस 1 से 2 हमारा कंप्रेशन हो रहा है, ये टेम्परेचर लाइन है, और ये हमारी एंट्रोपी लाइन। अब टेम्परेचर लाइन और एंट्रोपी लाइन के बीच में एक डायग्राम बना है या एक साइकिल बनी है। इसमें पॉइंट 1 से 2 हमारा कंप्रेशन प्रोसेस होगा। पॉइंट 1 से 2 कंप्रेशन प्रोसेस में टेम्परेचर हमारा T1 से T2 जाएगा, यानी कि टेम्परेचर में इंक्रीज होगा और एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट रहेगी। अब पॉइंट 2 से 3 के बीच कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, यानी कि कंडेंसर के दौरान हीट रिमूवल होगा कांस्टेंट टेम्परेचर में। अब इस दौरान हमारा जो प्रोसेस होगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। अब प्रोसेस 3 to 4 यानी कि एक्सपेंशन प्रोसेस। एक्सपेंशन प्रोसेस में हमारी एंथैल्पी कांस्टेंट होगी, यानी कि आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होगा। फाइनली जो लास्ट स्टेज होगा यानी कि लास्ट प्रोसेस होगा वो होगा हमारा रेफ्रिजरेशन प्रोसेस, या फिर जो प्रोसेस कंप्लीट होगा वो 4 से 1 वो इवापोरेटर में होगा, यानी कि जो भी हमारा हीट रिमूवल होगा इसी प्रोसेस के दौरान होगा। और यहाँ पे जैसे कि प्रेशर वर्सेस एंथैल्पी डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, 1 से 2 हमारा जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 हमारा जो कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिडक्शन, और 3 से 4 हमारा आइसेंथैल्पिक, जैसे कि स्ट्रेट लाइन जा रही है यानी कि एंथैल्पी कांस्टेंट, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन
फाइनली ये प्रोसेस होगा हमारा रेफ्रिजरेशन प्रोसेस या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन, सॉरी हीट एडिशन, क्योंकि हमारी जो रेफ्रिजरेंट हीट गेन करेगा और यहाँ पे हीट रिजेक्शन। बट ये जो हमारा होगा ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होगा इस प्रोसेस के दौरान, और ये हमारा हीट रिमूवल होगा इसमें कंडेंसर के दौरान एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में आने के दौरान। ये हमारा न्यूमेरिकल है। इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन द प्रेशर लिमिट्स ऑफ 60 बार एंड 25 बार। अब दो हमारे प्रेशर दिए होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रेशर नंबर 1 ये वाला और प्रेशर नंबर 2 ये वाला। जो हायर प्रेशर होगा ये होगा P3 इक्वल टू P2, यानी कि P2 इक्वल टू P3 हमारा होगा और इक्वल होगा हायर प्रेशर, और P1 इक्वल टू P4 हमारा लोअर प्रेशर। ये रहा द वर्किंग फ्लूइड इज जस्ट ड्राई एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन। कंडीशन बता दी गई है कि प्रोसेस 1 के लिए होगा। एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन हमारा जो रेफ्रिजरेंट होगा वो ड्राई होगा। द वर्किंग फ्लूइड इज जस्ट ड्राई एट एंड ऑफ कंप्रेशन, देयर इज नो अंडरकूलिंग, यानी कि कोई अंडरकूलिंग नहीं होगी, ऑफ द लिक्विड बिफोर द एक्सपेंशन वॉल्व, यानी कि एक्सपेंशन वॉल्व में एंटर करने से पहले कोई भी अंडरकूलिंग हमारी नहीं होगी। अभी पूछ रहा है डिटरमाइन नंबर 1 COP ऑफ द साइकिल, नंबर 2 पूछ रहा है कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेंट इफ द फ्लूइड फ्लो इज एट द रेट ऑफ 5 किलोजूल पर मिनट। अब ये किलोजूल पर मिनट होगा, ये हमारा मास फ्लो रेट होगा, यानी कि MA, मास ऑफ रेफ्रिजरेंट। यहाँ पे MR लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेंट है, सफिक्स में R। ये हमारा कुछ डेटा गिवन है, हायर प्रेशर, लोअर प्रेशर, ऐसे ही हमारा टेम्परेचर होगा, यानी कि T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू 295 केल्विन और T1 इक्वल टू T4 इक्वल टू 261 केल्विन। अब यहाँ पे कुछ हमारी एंथैल्पी और एंट्रोपी की वैल्यूज दी गई है। ये हमारी एंथैल्पी की लिक्विड के लिए और वेपर के लिए। लिक्विड और वेपर के लिए क्या हमारा मतलब होता है, अगर जैसे कि इसका जो हमारा एंथैल्पी का जो साइन होता है वो H से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर हमारा वेपर फेज में तो HF इक्वल टू हो गया 151.96। अगर हमारा टेम्परेचर जो हमारा टेम्परेचर जो लाई करेगा वो टेम्परेचर 295 और प्रेशर 60 के बीच लाई करेगा और लिक्विड रीजन में होगा, तो हम इसको HF इक्वल टू 151.96 किलो जूल पर kg लिखेंगे। अगर हमारा लिक्विड जोन में लाई कर रहा है पर साथ में जो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर होगा वो हमारा 25 और 261 होगा, तो उसके लिए हमारा HF इक्वल टू ये ऐसे ही इधर होगा। साथ ही एंट्रोपी की भी वैल्यू हम ऐसे ही लेंगे। फाइनली हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं गिवन हमारा गिवन डेटा होगा, ये दे रखा है P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू हमारा 60 बार, P1 इक्वल टू P4 इक्वल टू 25 बार और T2 इक्वल टू T3 295 और हमारा T1 इक्वल टू T4 इक्वल टू 261 केल्विन और HF3। अब F3 किस लिए गया है, जैसे कि मैंने बताया पहले बताया, ये सैचुरेशन कर्व में हमारा जो इस लाइन पे होगा वो होगा लिक्विड जोन में, यानी कि फ्लूइड। अब इस वजह से जो हमारा जो पॉइंट 3 पे यानी कि यहाँ पे जो हमारी एंथैल्पी होगी वो होगी हमारी HF3 इक्वल टू H4, क्योंकि हमारी एंथैल्पी कांस्टेंट है। तेरा HF3 इक्वल टू H4। F3 इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो एंथैल्पी होगी वो फ्लूइड वाली होगी, यानी कि जो हमारा जो रेफ्रिजरेंट की स्टेट होगी वो अब फ्लूइड स्टेट होगी या फिर लिक्विड स्टेट होगी। फाइनली HF3 इक्वल टू H4 इक्वल टू 151.96 किलो जूल पर kg। अब नेक्स्ट पॉइंट यानी कि पॉइंट 1 पे जाते हैं।
HF1, क्योंकि हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, ये जो हमारा रीजन होगा वो वेट रीजन होगा। यहाँ पे हमारी वेपर और लिक्विड कंटेंट मिक्स हो गए। तो यहाँ पे एक हमारा एक फॉर्मूला होता है जो H1 इक्वल टू, यहाँ पे जो इस स्टेट के लिए होगा H1 इक्वल टू HFG प्लस XHF। अब यहाँ पे जो हमारा फाइनली HF1 इक्वल टू होगा 56.32 किलो जूल पर केजी। और हम अगर जो पॉइंट 2 पर देखें तो ये हमारा वेपर जोन में है, यानी कि गैसियस फेज में होगा हमारा। तो इस वजह से हमारा Hg2 इक्वल टू H2, यानी कि कोई कैलकुलेशन या कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फाइनली हमारा जो रेफ्रिजरेंट होगा वो वेपर स्टेट या फिर गैसियस स्टेट में होगा। वो होगा हमारा 293.29। अब ये गैसियस स्टेट में कैसे निकल रहा है? अब इस जोन में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये प्रेशर होगा हमारा हायर प्रेशर, यानी कि 60 बार, ये रहा 60 बार। और इसके लिए जो हमारा एंथैल्पी होगा वेपर वाला वो होगा 293 कहाँ पे है 293.29, ये रहा किलो जूल पर केजी। नाउ जो नेक्स्ट वन होगा हमारा Hg1, यानी कि प्रोसेस पॉइंट 1 पे हमारा जी, जैसे कि मैंने बताया कुछ फैक्टर्स को इंक्लूड करने के बाद फॉर्मूले में हम इंक्लूड करेंगे। फाइनली हमारा जो वैल्यू निकलेगी वो यहाँ से निकलेगी, क्योंकि हमारे जो वेट रीजन में पॉइंट 1 होगा, इस वजह से यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, और फाइनली यहाँ पे x की वैल्यू होगी हमारी 1 ड्राई स्टेट में। और फाइनली नेक्स्ट जो हमारा एंट्रोपी के लिए होगा, यानी कि पॉइंट 2 पर जो हमारा एंट्रोपी की वैल्यू होगी वो होगी 0.2, ये रहा। और पॉइंट 3 पे देखना है, क्योंकि हमारा जो हमारा लिक्विड जोन है, यानी कि फ्लूइड मानेंगे यहाँ पे, या फिर फ्लूइड जोन। तो हमारा जो SF2 इक्वल टू होगा इक्वल टू S2 इक्वल टू होगा 0.554 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब ये हमारा जो सीधा इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी, यानी कि 3 पॉइंट पे क्या हमारा टेम्परेचर क्या है 295, और हमारा जो वेपर फेज में होगा, वेपर फेज ये वाला वेपर फेज, और टेम्परेचर क्या होगा 295, यानी कि ये जो होगा 1.0332 किलो जूल पर केजी केल्विन। सॉरी, पॉइंट 2 पे निकालना था हमें, पॉइंट 2 ये रहा पॉइंट 2। सो पॉइंट 2 पे हमारा ये होगा पॉइंट 2 टेम्परेचर हमारा 295, और वेपर फेज में होगा सॉरी ये फ्लूइड फेज में होगा, यानी कि ये रहा 0.554 किलो जूल पर केजी केल्विन। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो SF1, यानी कि पॉइंट 1 पे हमारी एंट्रोपी की वैल्यू फ्लूइड जोन के लिए, क्योंकि हमारा जो ये वेट रीजन में है, इस वजह से हमारा जो फ्लूइड का जो मतलब फ्लूइड स्टेट का हम एंट्रोपी निकालेंगे। तो SF1 इक्वल टू होगा हमारा, यानी कि हमारा इस टेम्परेचर के इक्वल, और फ्लूइड जोन में ये रहा 261 में फ्लूइड जोन में, यानी कि यहाँ पे लिक्विड जोन में ये होगा 0.226 किलो जूल पर केजी केल्विन। ऐसे हम Sg2, यानी कि जो 2 पर वैल्यू होगी हमारी वेपर फेज में, यानी कि गैसियस फेज में, इस वजह से Sg2 इक्वल टू S2, और ऐसे यहाँ से हमारी जो फाइनली ये वैल्यू निकलेगी 1.0332। Sg1 की वैल्यू होगी हमारी, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं J के वैल्यू, ये फॉर्मूले में पुटअप करने के लिए हमारे एक वैल्यू निकलेगी। Sg1 इक्वल टू होगा, यानी कि इस टेम्परेचर पे या इस प्रेशर पे, लोअर प्रेशर पे हमारी पॉइंट, यानी कि फ्लूइड जोन में, सॉरी गैस जोन में जो हमारी एंट्रोपी होगी वो होगी हमारी 1.2464 1.2464 1.2464।
और फाइनली ये हमारा प्रोसेस होगा, जैसे कि आपने देख लिया है साथ में। और जो नेक्स्ट प्रोसेस के दौरान x1 जो होगा हमारा प्रोसेस 1 के लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा। और जैसे कि मैंने बताया है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने के लिए, जहाँ पे अगर जो यहाँ पे दिख रहा है ये गैसियस फेज में, तो इस वजह से सीधा गैसियस फेज में यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी इसकी एंट्रोपी की। ये हमारा लिक्विड फेज में है तो ये फ्लूइड जोन से हमारी सीधी एंट्रोपी निकल जाएगी। और ये जो हमारा वेट जोन में है, यहाँ पे इसमें एक फॉर्मूला पुटअप करने के बाद हमारी वैल्यू निकलेगी इस पॉइंट की। तो उसके निकालने के लिए S1 इक्वल टू होगा, यानी पॉइंट 1 में जो वेट जोन में है इसके लिए S1 इक्वल टू SF1 प्लस X1 SFG1। अब SF1 हमारी वैल्यू निकाल ली है और X1 हमारा अननोन है और SFG1 ये हमारा गिवन है। और SFG1 कैसे गिवन होगा? SFG मतलब SFG इक्वल टू होता है SG माइनस SF। अब यहाँ पे क्या होगा 1 के लिए SFG1 माइनस SG1 माइनस SF1। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू पुट कर देनी है इन दोनों की और फाइनली x की जो टर्म्स में एक वैल्यू आएगी। और एक बात ध्यान देने वाली है यहाँ पे, पॉइंट 1 से 2 के दौरान जो एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट होगी, यानी कि S1 इक्वल टू S2। अब इस S1 को S2 के इक्वल पुट करेंगे, यानी कि S2 इक्वल टू हमारा जो पॉइंट 2 पे होगी वो SG2 होगी। अब SG2 इक्वल टू होगी हमारी जो फॉर्मूला हमने ये जो फाइंड आउट किया है, यानी कि x की टर्म्स में निकाला है, S2 इक्वल टू SG2 इक्वल टू ये जो हमारा गिवन है। फाइनली इक्वेट करने के बाद हमारी x1 की वैल्यू निकल जाएगी और उस x1 की वैल्यू को पुटअप करने के बाद फाइनली हमें काफ़ी सारी वैल्यू मिलने वाली है, जैसे कि एंथैल्पी की जो हम आगे देखेंगे। अब हम एंथैल्पी के लिए बात करते हैं, तो एंथैल्पी के लिए H1 इक्वल टू होगा, क्योंकि ये भी हमारी वेट जोन में, तो इसके लिए भी हमारी x की वैल्यू निकालनी होगी। x की वैल्यू ऑलरेडी हमारी गिवन है जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। अब H1 इक्वल टू HF1 प्लस X1 HFG1। HFG1 इक्वल टू होगा हमारा HG1 माइनस HF1। तो ऐसे ही वैल्यू हमारी पुटअप कर देनी है और फाइनली हमारी जो वैल्यू निकलेगी ये निकलेगी 266.93 किलो जूल पर kg। ये x1 की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देनी है जो कि हमने पिछले प्रीवियस फॉर्मूले से निकाली हमने। अब COP क्या होता है हमारा? COP होता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा इस प्रोसेस के दौरान होगा और अपॉन वर्क डन होता है हमारा कंप्रेसर के दौरान, यानी कि यहाँ पे। बट हमारे जो वैल्यू लेंगे वो एंथैल्पी की फॉर्म में लेंगे, क्योंकि एंथैल्पी हमारी इक्वल होगी हमारी हीट के। अब इस एंथैल्पी की टर्म में हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा फाइनली H1 माइनस HF3। अब HF3 इस वजह से रखा है क्योंकि H4 इक्वल टू होता है HF3, H1 माइनस HF3, या फिर ये हायर टर्म माइनस लोअर टर्म। अब जो डिनोमिनेटर में होगा हमारे वो कंप्रेसर का जो वर्क डन होगा। अब वर्क डन में जो हमारा निकलेगा H2 माइनस H1, ये रहा H2 माइनस H1। फाइनली वैल्यू को पुटअप कर देना है और ये हमारी COP निकल जाएगी 4.36। अब कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेटर क्या होता है? कैपेसिटी का मतलब होता है हमारे टन में। किसी भी रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी होती है वो टन में होती है। अब टन को अगर हम 210 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा किलो जूल पर मिनट में आ जाएगी वैल्यू। अब किलो जूल पर मिनट में हमको ये वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट निकालेंगे, यानी कि H1 माइनस HF31, ये हमारा किलो जूल पर केजी में निकल गया। जो पहले ही हमारी जो मास की वैल्यू दी है, यानी कि मास फ्लो रेट की, यानी कि केजी पर मिनट में एक वैल्यू दी है, ये रहा केजी पर मिनट में, ये रहा 5 kg पर मिनट। जब इसको हम फाइनली रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी यूनिट होगी फाइनली मल्टीप्लाई होके आएगी, वो आएगी हमारी किलो जूल पर मिनट, यानी कि किलो जूल पर मिनट में निकल गया। और जब किलो जूल पर मिनट को जो फाइनल रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मास फ्लो रेट को मल्टीप्लाई करने पर किलो जूल पर मिनट में हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आ गया। अब इसको 210 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो फाइनली जो टर्म आएगी वो टर्न में आएगी।
और जो फाइनली हमारा रिजल्ट होगा वो कैपेसिटी होगी 2.74 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। TR मतलब टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। थैंक यू, thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. Have a good day and bye bye.